हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पे अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 3 मार्क्स में या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। अब देखो, ये जो सवाल है ना सर, ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1, ये सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो सवाल होते हैं ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन नंबर 2, इस सवाल में मैथ्स के साथ साथ कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो 2 चीजें हैं सर, इस सवाल को बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। और सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, ये सवाल कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी निंजा टेक्निक सीखी है सर, उन निंजा टेक्निक्स को यहां पे भी अप्लाई करते हुए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ताकि सही तरीके से सवाल का डायग्राम बना पाए। सवाल यहां पे कह रहा है सर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h tan beta plus tan alpha divided by tan beta minus tan alpha। अगेन ये प्रूफ वाला सवाल, और हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सर। तो अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की एनालिसिस पे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अंदर कुल मिला के मेनली 2 चीजों पे चर्चा हो रही है। क्या क्या सर? एक तो बादल और दूसरा एक झील। सवाल के अंदर मेनली 2 ही चीजों पे चर्चा मिल रही है, एक बादल, एक झील। अब देखो किस तरीके से चर्चा चल रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों के लिए बहुत अच्छे से बताया है कि किसी भी सवाल को पढ़ने के बाद अगर आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यह समझ में आ रहा है कि सवाल के लैंग्वेज में किसी वाटर बॉडी का जिक्र हो रहा है, तो उस वाटर बॉडी को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहां पे इस सवाल को भी पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि यहां पे डायरेक्टली एक वाटर बॉडी यानी कि झील यानी कि लेक का जिक्र है। तो अपने लेक को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे वाटर बॉडी का जो पानी है बिल्कुल शांत है, उसमें कोई भी लहरें नहीं उठ रही है। अब अपने वाटर बॉडी के पानी को शांत मानते हुए हम अपने वाटर बॉडी के पानी के सरफेस को एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक लेवल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर। ये चीज यहां पे भी कर लेंगे अपने झील के पानी के सरफेस के लिए। तो हमने अपने झील के पानी के सरफेस को रिप्रेजेंट कर लिया है सर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक लेवल्ड लाइन से। इतना क्लियर हुआ? आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है ना, जिनका पानी शांत होता है, उसमें आप चीजों के रिफ्लेक्शन देख सकते हो सर। याद रखिएगा, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है जिनका पानी शांत होता है और पानी साफ होता है, उसमें आप बकायदा चीजों के रिफ्लेक्शन देख सकते हो। यानी कि अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास हो जिसका पानी क्लियर है, पानी शांत है, उसमें ऐसे करके अपना चेहरा देखोगे तो अपने चेहरे का आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। आसपास के जो पेड़ पौधे होंगे उनका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। आसमान में जो चिड़िया उड़ रही होगी उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। जो आसमान में बादल होते हैं उनका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। जो सूरज होगा आसमान में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। तो कुल मिला के यहां पे मैं कह सकता हूं सर कि कोई भी ऐसा वाटर बॉडी जिसका पानी क्लियर है और पानी शांत है, उसके पानी का जो सरफेस होता है ना सर, वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। तो यहां पे कुल मिला के मैं कह सकता हूं सर कि जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जिनके पानी का सरफेस क्लियर होता है और शांत होता है, तो वो पानी का सरफेस एक प्लेन मिरर की तरह पूरे तरीके से बिहेव करता है। यानी कि सर अपने प्लेन मिरर के लिए हमने फिजिक्स में जो भी ऑब्जेक्ट और इमेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पे भी हमें लगती हुई दिख जाएंगी सर।
तो अगर मैं एक प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और उसके इमेज की मेन प्रॉपर्टीज पे बात करूं सर, तो मेनली दो ही प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या सर? तो पहली मेन प्रॉपर्टी यह कहती है कि आपके ऑब्जेक्ट की जो साइज है आपके इमेज की भी वही सेम साइज होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है सर कि आपके मिरर के सामने आपका ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा गया है, आपके मिरर के पीछे उस ऑब्जेक्ट की इमेज एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे बनेगी। सर, ये दो मेन प्रॉपर्टीज अपने प्लेन मिरर के लिए हम ऑब्जेक्ट इमेज के टर्म्स में जानते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं अपने प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के मेन प्रॉपर्टीज की बात करूं तो दो मेन प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का भी एग्जैक्टली वही साइज होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि आपके प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है इमेज भी प्लेन मिरर से एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे होगा। सर, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें यह समझ में आ चुका है कि कोई भी बड़ी वाटर बॉडी जिसका पानी साफ है, जिसका पानी क्लियर है, अगर उस टाइप के वाटर बॉडी के पानी का सरफेस एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है सर, तो ये सारी ऑब्जेक्ट इमेज की प्रॉपर्टीज यहां पे भी लग जाएंगी। अब समझिएगा, यहां पे सर इस सरफेस के द्वारा, इस वाटर सरफेस के द्वारा एक बादल, एक क्लाउड की जो इमेज बन रही है सर, तो क्लाउड और उसके इमेज पे डिस्कशन चल रहा है सर। तो सबसे पहले तो आसमान में एक बादल को अज्यूम कर लेते हैं सर रैंडमली। तो मान लो यहां पे मैंने आसमान में अपने एक बादल को अज्यूम कर लिया। अब अपने कंसेप्ट से हमें पता है सर कि ये जो हमने अपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से अपने झील के पानी के सरफेस को रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम यहां पे अपने इस बादल के इमेज पे भी बात कर सकते हैं सर। तो जो भी प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल कर लीजिए और इस बादल का इमेज बना लीजिए सर। तो पहले तो मुझे यह पता है सर कि ये मेरे अगर ऑब्जेक्ट की साइज है तो मेरे इमेज की भी साइज एग्जैक्टली यही रहने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यह पता है सर कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है इमेज भी एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे होता है सर। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरे प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है सर? तो कह दोगे मिरर से मेरा जो ऑब्जेक्ट है सर वो कुल मिला के इतनी दूरी पे है। ये आप तुरंत यहां पे कह दोगे सर कि यही वो दूरी है जो मुझे बता रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे है। और ये जो दूरी की हम बात करते हैं ना प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो कैसी दूरी होती है सर? तो वो हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है, ये भी याद रखिएगा। तो अब क्या आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो सर। तो जितनी दूरी पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे इमेज होगी सर। यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे मेरी इमेज होगी एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे। तो उतनी दूरी पे अपनी इमेज को भी यहां पे बना लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो बड़े ध्यान से यहां पे हमने ऑलमोस्ट इतनी दूरी पे अपना इमेज भी बना लिया सर बादल का, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे अपने बादल के ऑब्जेक्ट इमेज की कहानी हमने ड्रॉ कर ली। अगेन यहां पे सर दूरी की बात करते हैं तो दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है सर। तो ऑब्जेक्ट इमेज की बात कर दी, इसको प्लेन मिरर मानते हुए, इसको प्लेन मिरर कंसीडर करते हुए, ठीक। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब कलर ले लेते हैं ब्लैक। अब देखो आगे सवाल कह रहा है सर कि इस पानी के सतह से, इस झील के पानी के सतह से h मीटर की ऊंचाई पे एक ऑब्जर्वर है। इस झील की पानी के सतह से h मीटर की ऊंचाई पे एक ऑब्जर्वर है जो कि बादल को भी देख रहा है और बादल के इमेज को भी देख रहा है। और दोनों को देखने पे जो भी एंगल की कहानी बन रही है वो आपको बता दिया गया है कि अल्फा और बीटा है। तो अब आपको ये जो बादल की ऊंचाई है ना पानी के सरफेस के रेस्पेक्ट में, यानी कि पानी के सरफेस से अगर मैं बादल की ऊंचाई को मेजर करूं सर, तो यही ऊंचाई मुझे साबित करके दिखाना है कि h अल्फा बीटा के टर्म्स में होगी इस एक्सप्रेशन की मदद से। सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखो सवाल के अंदर मेनली दो चीजों पे जिक्र हो रहा है, एक बादल, एक झील। अब मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी ऐसा सवाल मिले जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी वाटर बॉडी का जिक्र हो रहा हो तो उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो हमने अपने झील को रिप्रेजेंट कर दिया सर। अब इसके बाद बारी किसकी आती है सर? तो हमें बहुत अच्छे से यह भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व होता है सर
कि जो भी बड़े बड़े वाटर बॉडीज होती हैं जिनका पानी बिल्कुल शांत होता है और पानी बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें हम चीजों का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, आसपास के पेड़ पौधों का चेहरा देख सकते हैं, आसपास घर है तो उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, आसमान का, चिड़िया का। मतलब कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं सर कि कोई भी ऐसी बड़ी वाटर बॉडी जिसका पानी बिल्कुल शांत है, पानी बिल्कुल साफ है, क्लियर है, वो उस पानी का जो सरफेस होता है ना सर, वो एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है। यानी कि एक प्लेन मिरर के लिए हम जो भी फिजिक्स में ऑब्जेक्ट और इमेज की मेन प्रॉपर्टीज जानते हैं सर, वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुल मिला के सर इसी सरफेस के द्वारा एक बादल और उसके इमेज पे चर्चा चल रही है। तो मैंने रैंडमली आसमान में एक बादल बना लिया सर, और उसके इमेज की बात कर ली प्रॉपर्टीज की मदद से, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का भी साइज होगा। अगेन प्रॉपर्टी कहती है कि आपके मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वही दूरी इमेज की भी होगी सर। और कभी भी हम ये दूरी की बात करते हैं तो ये दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है सर। ये भी हमने साइंस में, फिजिक्स में सीखा है सर। तो ये कहानी बना ली। अब इसके बाद सवाल हमसे कह रहा है सर कि झील के सरफेस से, पानी के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो, आप अपने ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जर्वर है h मीटर की ऊंचाई पे, तो आप अपने ऑब्जर्वर को इधर भी बना सकते हो h मीटर की ऊंचाई पे, इधर भी बना सकते हो, प्योरली आपकी मर्जी है। इधर से भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पे अपने पानी के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे अपना ऑब्जर्वर लोकेट कर देते हैं सर। तो पानी के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई, पानी के सरफेस से मान लो मैंने कह दिया ये मेरे h मीटर की ऊंचाई है सर, और यहीं पे मेरे ऑब्जर्वर भैया है, यहीं पे मेरे ऑब्जर्वर भैया है सर। अब ध्यान दीजिएगा सर, कभी भी अगर हम किसी सरफेस से किसी ऊंचाई की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है कि वो जो हाइट है सर वो परपेंडिकुलर हाइट है। क्लियर हुआ? अब अगेन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो ऑब्जर्वर भैया हैं, ये बादल को भी देख रहे हैं और ये जो बादल की इमेज बन रही है उसको भी देख रहे हैं। तो ये देखने पे जो भी एंगल की कहानी बन रही है वो आपको बता दिया गया कि अल्फा और बीटा है। तो आपको इस पानी के सरफेस से ये जो बादल की हाइट है इसको साबित करके दिखाना है, कैलकुलेट करके बताना है कि ये जो हाइट आएगी ये h अल्फा बीटा के टर्म्स में होगी इस एक्सप्रेशन की मदद से। सर सवाल क्लियर हुआ? बिल्कुल होना चाहिए। अब यहां काम पे लग जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बादल के डायमेंशंस पे बात हुई? बादल कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है? नहीं बात हुई सर। यानी कि अपने बादल को एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर लेंगे सर। तो मैंने अपने पूरे बादल को मान लो एक पॉइंट की तरह यहां पे कंसीडर कर लिया। तो अगर बादल पॉइंट बन गया है सर, तो पॉइंट का इमेज भी एक पॉइंट ही होगा, सारी प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करेगा। यानी कि सर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे है, इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगा। यानी कि मैं कह दूंगा सर कि ये जो हाइट है वही ये भी होगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे सर, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे, मैं तुरंत कह दूंगा। क्लियर हो गया? अगेन जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतने ही साइज का इमेज। तो अगर ये पॉइंट है तो ये भी पॉइंट होगा। डेट्स इट सर। इतना समझ में आया? आना चाहिए। अब ऑब्जर्वर पे आते हैं। देखो, क्या आपके ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात हुई कि ऑब्जर्वर कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है? नहीं बात हुई सर। यानी कि ऑब्जर्वर भी एक पॉइंट की तरह बिहेव हो रहा है सर। यानी कि ये जो मैंने पानी के सरफेस से h हाइट को रिप्रेजेंट किया है सर, इसी पे मेरा ऑब्जर्वर है जो कि एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा सर। तो यहां पे हमने अपने ऑब्जर्वर को लोकेट कर लिया। अब कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है सर कि अगर ये ऑब्जर्वर है, यानी कि यही जो मेरा बादल है और ये जो बादल का रिफ्लेक्शन है सर, ये दोनों मेरे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल के हिसाब से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं सर। ये मुझे यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। लेकिन आप यहां पे कह सकते हो सर कि डायरेक्टली तो सवाल नहीं बोल रहा है कि यहां ऑब्जर्वर है या फिर यहां ऑब्जेक्ट है। आपने कैसे डिसाइड किया? ट्रिक यूज करके डिसाइड किया सर। मैंने आपको बताया कभी भी सवाल में अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन छिपानी रहती है तो वो लैंग्वेज में यूज होने वाले एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन बताने वाली लाइन में ही उस इंफॉर्मेशन को छिपाता है सर। तो सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बताने वाली लाइन कौन सी है सर? तो यहां पर अगर हम हाईलाइट करके देखेंगे तो हमें दिख रहा है सर कि यहां से लेकर ये जो पूरी लाइन है सर, यही पूरी लाइन में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की कहानी बताई गई है। यानी इसमें फ्रॉम और ऑफ के मदद से मुझे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां है और ऑब्जर्वर कहां है सर। देखते हैं। तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो मुझे पता है सर ये वाला ऑफ नहीं लेना है,
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, अब देखो ऑफ का इस्तेमाल हुआ किसके लिए, बादल के लिए हुआ, तो ऑफ का इस्तेमाल हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो हमारा बादल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, पता लग गया सर। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम का भी इस्तेमाल हो गया, तो फ्रॉम का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, तो फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, तो यहां पे जो फ्रॉम का इस्तेमाल हो रहा है सर, वो एक ऐसे पॉइंट के लिए हो रहा है जो कि पानी के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहीं पे क्लियर हो गया है सर कि पानी के सरफेस से h मीटर की ऊंचाई पे मेरा ऑब्जर्वर है, यहीं पे क्लियर हो गया सर। ठीक है, अगेन आगे देखो सर, तो फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला ऑफ नहीं लेना है, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, फिर से ऑफ का इस्तेमाल हुआ, ऑफ का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, अब ऑफ का इस्तेमाल इस बादल के रिफ्लेक्शन के लिए हुआ है सर, यानी कि ये जो बादल का रिफ्लेक्शन हमने कंसीडर किया है, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव हो रहा है। तो डायग्राम में जो मेहनत वाला काम था ना सर, वो हमने कर लिया। इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट पहले इतना ड्रॉ करो, ठीक है सर। अब आगे एंगल लोकेट करने वाला जो काम है सर, वो तो बहुत इजी होने वाला है। अब आगे के काम पे चलते, ध्यान से सुनिएगा। तो एंगल की बात करने के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि हमें हॉरिजॉन्टल की जरूरत पड़ेगी और उसके अलावा किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइन ऑफ साइट की सर। तो दोनों यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन सा कलर सेलेक्ट कर लूं, मान लो यहां पे रेड सेलेक्ट कर लेता हूं, चलो रेड ही सही, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले हॉरिजॉन्टल की बात। तो मुझे पता है सर कि मेरा ऑब्जर्वर जहां होता है, ऑब्जर्वर की आंखें जहां होती हैं, आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। अब हमारे केस के हिसाब से हमारा ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है यहां पे, यानी कि इसी पॉइंट में ऑब्जर्वर की आंखें हैं, आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा सर। तो हमने यहां पे हॉरिजॉन्टल पहले ड्रॉ कर लिया। इतना सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए सर। हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। अब किसकी बात कर लेते हैं सर यहां पे, अब यहां पे बात कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट की, कैसे मिलता है। तो ऑब्जर्वर की आंखों को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर दोगे, लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। दो ऑब्जेक्ट है यानी कि दो लाइन ऑफ साइट मिलने वाले हैं सर। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करके एक लाइन ऑफ साइट बना लेते हैं सर। तो एक लाइन ऑफ साइट बना लिया। अब इसके बाद दूसरे कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ब्लैक लेता हूं। अब यहां पे सर इसको और इसको ज्वाइन करके दूसरा लाइन ऑफ साइट भी बना लेते हैं सर। तो दूसरा लाइन ऑफ साइट भी यहां पे बना लिया। तो दोनों लाइन ऑफ साइट बनके तैयार हो चुके हैं। अब यहां पे एंगल की कहानी क्या जानते हैं सर, तो हम एंगल के लिए जानते हैं कि हमारे हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है वही काम का एंगल होता है सर। तो काम के एंगल यहां पे देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल तो ये रहा सर दोनों ही केस के लिए। अब आगे सबसे पहले यहां पे अपने ऊपर वाले इस वाले लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। तो इन लाइनों के बीच में एक ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर, एक ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है। काम का कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये एक्यूट है, ये नहीं होगा। तो एक एंगल यहां पे पता कर लिया है सर, क्लियर हो गया। ये कैसा एंगल है, एलिवेशन है कि डिप्रेशन है सर, तो ऑब्जर्वर से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट है इसके लिए, यानी कि एलिवेशन है सर। तो थोड़ी देर के लिए अभी एलिवेशन को ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर। तो हॉरिजॉन्टल तो अभी भी यही रहने वाला है सर। अब अपने दूसरे वाले लाइन ऑफ साइट की बात कर लेते हैं। तो इनके बीच में फिर से एंगल की बात करूंगा सर। तो एक तो ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है सर, और दूसरा ये वाला एंगल बनता हुआ दिख रहा है। काम का कौन होगा सर, एक्यूट, यानी कि ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा सर। तो हमें अपना दूसरा काम का एंगल भी मिल चुका है। अब ये कैसा एंगल है सर, तो ध्यान दीजिएगा। इस लाइन ऑफ साइट के लिए ऑब्जर्वर से नीचे की ओर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की कहानी है सर। यानी कि ये क्या है, डिप्रेशन है। थोड़ी देर के लिए डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं सर। अब आपको यहां पे बता दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या है सर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। तो क्लियर कर दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही अल्फा है सर। तो क्लियर कर दिया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही आपका क्या है, अल्फा है सर। तो ऑब्वियस ही बात है, यानी कि डिप्रेशन बीटा रहा होगा। आगे पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। आगे कहा जा रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। लैंग्वेज पढ़ के क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है सर, बीटा है। तो इसको ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने अपने डायग्राम में अल्फा और बीटा दोनों को ही रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी कहानी सभी को समझ में आई क्या, बिल्कुल आनी चाहिए। पहले फटाफट इतना ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजों पे थोड़ा ध्यान देना।
सर ये मुझे गिवन है कि ये जो हाइट है सर, ये हाइट h है, ये मुझे गिवन है। ठीक, अब देखो यहां पे, तो यहां पे ऑब्जर्व करिएगा सर, ये हॉरिजॉन्टल, सर ये भी हॉरिजॉन्टल, तो कुल मिला के मैं दोनों को पैरेलल कह सकता हूं। अगेन एक हॉरिजॉन्टल पे ये भी वर्टिकल है सर, तो मैं इनको भी आपस में पैरेलल कह सकता हूं। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलैटरल की बात कर लूं सर, तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल हैं, और ऐसा क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, यानी कि अब मैं तुरंत कह दूंगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा सर। अब इस कंसेप्ट की मदद से देखो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस कंसेप्ट की मदद से देखो क्या आ रहा है। तो सर अगर ये पैरेललोग्राम साबित हो गया, यानी कि ये इसके बराबर होगा, यानी कि सर अगर ये h है तो ये भी इतनी दूर h ही होगा सर। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको यह पता करना है सर कि पानी के सतह से, पानी के सरफेस से बादल कितनी ऊंचाई पे है, यानी यही हाइट पूरी आपको कैलकुलेट करनी है। ध्यान दीजिए, पूरी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। पूरी हाइट में से इतना तो पहले से आपको पता है h है, यानी इतना पता कर लोगे काम हो जाएगा। इतना पता कर लिया, इसमें h को जोड़ दोगे, आपका रिजल्ट निकल के आ जाना चाहिए सर। तो अब आपको यहां पे क्लियर हो रहा है कि इसको निकालने की जरूरत पड़ने वाली है सर। अब चूंकि आपको क्लियर है इसको निकालने की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इसको क्या कर लो, कोई वेरिएबल अज्यूम कर लो। तो आपने मान लिया सर कि यहां से यहां तक आपका x मीटर की दूरी है। आपने मान लिया यहां से यहां तक x मीटर की दूरी है। इतना डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई सर? ये पूरी दूरी यहां से यहां तक हो गई x प्लस एच। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहां पे अभी अभी हमने प्रूव किया था सर कि ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी ये आपस में बराबर होगी। तो आपने जो भी अजम्पशंस किए हैं उसके हिसाब से अगर ये x प्लस एच है सर, तो ये पूरा डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? x प्लस एच ही हो जाएगा सर। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए। फटाफट पहले इतना ड्रॉ कर लो। इतना डायग्राम सभी को क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो अब हम अपने फिगर के लिए 70% काम कर चुके हैं, अब 30% काम करने वाले हैं। तो इतना ड्रॉ कर लिया। तो ये जो पर्दा मैंने लगाया था बुक के फिगर के लिए, अब उस पर्दे को हटा देते हैं सर और अपने ओरिजिनल फिगर को देख लेते। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा सर कि बिल्कुल सेम टाइप का फिगर यहां पे बन रहा है। बिल्कुल आपको ये चीज यहां पे क्लियरली दिख रही होगी सर। मैच कर लो एक बार, क्लियर हो गया? तो सेम टाइप का फिगर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा सर। तो अपने वर्टिसेस का नामकरण भी कर लेना। अब देखो यहां पे ये जो बादल अलग से बनाया है आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इस तरीके से पानी शेड करने की भी जरूरत नहीं है। इतना फिगर बना लोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे फिगर के, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एनालिसिस के लिए अब यहां पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो इसको अब यहां से गायब कर देते हैं सर। ठीक, फिगर सभी को समझ में आ गया था। अब एनालिसिस पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो 30% एनालिसिस का काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि पहली नजर में फिगर में क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्या जवाब दोगे? कहोगे सर पहली नजर में पहली चीज मुझे यह ऑब्जर्व हो रही है कि चूंकि दो लाइन ऑफ साइट है तो दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलने चाहिए, और दिख भी रहे हैं सर कि कंबाइंड वे में दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक तो ये ऑरेंज वाला राइट एंगल ट्रायंगल है सर, और इसके अलावा ये पिंक वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है सर। तो पहली नजर में पहली चीज तो मुझे कंबाइंड वे में ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। दूसरी चीज क्या दिख रही है सर मुझे अपने फिगर में? तो पहली नजर में अब मुझे अपने इन ट्रायंगल्स में एंगल और साइड के टर्म में ढेर सारा डेटा भी दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एंगल और साइड के टर्म में कंबाइंड वे में कौन सा कंसेप्ट मैथ का काम करता है, तुरंत कहोगे टी रेशो का कंसेप्ट। अब टी रेशो तो 6 होते हैं, यहां पे कौन सा लगाएंगे? तो ये पता करना भी पता है सर। कैसे पता करते हैं? तो हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स में देखते हैं कि साइड का कौन सा डेटा गिवन है, साइड का कौन सा डेटा निकालना है। दोनों डेटा को आपस में कंबाइन करके सोचते हैं, टी रेशो फट से मिल जाता है सर। लग जाइए काम पे। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल में एनालाइज करते हैं। देखो सबसे पहले इस ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। तो इसके लिए टारगेट एंगल अल्फा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर का काम करेगा सर इतनी दूर। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर? आपका बेस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए कौन से साइड्स पे चर्चा मिल रही है? कहोगे सर
इस ट्रायंगल के लिए बस एक पे चर्चा मुझे दिख रही है और वो है परपेंडिकुलर। किस पे चर्चा मिली सर? ऑरेंज वाले के लिए सिर्फ परपेंडिकुलर पे, और किसी पे चर्चा नहीं मिली। अब जब तक दूसरे पे चर्चा नहीं पता चलेगी तब तक मुझे टी रेशियो नहीं मिलेगा सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऑरेंज के लिए इतना ही पता चला। अब पिंक पे चलते हैं, पिंक की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पिंक की बात कर ले सर, तो इसके लिए टारगेट एंगल है बीटा, इसके सामने वाला ये पूरा का पूरा सर परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा सर, और ये आपका हाइपोटेनियस का काम करेगा। तो पिंक वाले ट्रायंगल के लिए साइड्स को एनालाइज करके बताइए कौन से साइड पे चर्चा मिल रही है। यहां पे भी आप बोलोगे सर कि सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर पे चर्चा मिल रही है, कोई दूसरा पैरामीटर नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक पैरामीटर ही मिला, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टी रेशो लगेगा। इस टाइप के सिचुएशन में क्या करना जानते हैं, हमें पता है सर, इस टाइप के सिचुएशन में हमारे ट्रायंगल्स में या तो कोई साइड कॉमन हो रहा होगा या तो इक्वल साइड की कहानी बन रही होगी। कुछ भी हो सर, जो भी कॉमन होता है, ये इक्वल साइड की कहानी बनती है, वही मेरा दूसरा पैरामीटर बनता है। तो यहां पे जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि ये वाला जो साइड है ये दोनों में ही कॉमन है सर, और यही कॉमन साइड यूज होने वाला है पैरामीटर के लिए। अब देखो दोनों ट्रायंगल के लिए ये आखिर है क्या, तो मेरे दोनों ऑरेंज और पिंक वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्चुअली में बेस का काम कर रहा है। तो एक और पैरामीटर मिल चुका है, क्या है सर? बेस है। अब मैं तुरंत कह दूंगा कि P और B पे डायरेक्टली बात करने वाला हमारा जो टी रेशियो होता है वो या तो tan होता है या तो cot होता है। जब साइन कॉस tan से काम चलता है सर, तो रेसिप्रोकल पे जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जाके श्योर हो गया हूं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों ही ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। अब मैं श्योर हो चुका हूं कि सॉल्यूशन के लिए मुझे दोनों ही ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। तो फिगर को क्लियर कर लेते हैं फिर से। तो tan की कहानी मुझे यहां पे समझ में आ चुकी है सर। अब यहां पे एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने एनालिसिस को ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं सर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, तो यहां पे लिख लेते हैं सर इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। ठीक है सर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरा काम का एंगल है अल्फा, तो tan के साथ अल्फा जाएगा सर। तो tan अल्फा बराबर, अब tan होता है सर P/B। फिगर के हिसाब से P क्या है, ध्यान दीजिएगा, फिगर के हिसाब से P आपका ये x है, फिगर के हिसाब से P आपका ये x है, डिवाइडेड बाय B। अब देखो फिगर के हिसाब से आपका बेस क्या है सर, ये कॉमन आपका बेस है, ये कॉमन आपका बेस है सर। अब देखो ये इस्तेमाल हो रहा है तो आपकी मर्जी है, या तो आप इसको OM करके लिख लो या फिर आप इसको कुछ y मान के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी मर्जी है। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं सर। तो x बाई y हो गया, ये मेरे पास निकल के आ गया है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो रेशियो के फॉर्म में वेरिएबल दिख रहा है सर, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब अगले ट्रायंगल पे चलते हैं। अब अपने पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं। तो इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल OMP डैश। ठीक है सर। तो यहां पे इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP डैश, इस ट्रायंगल में मेरे काम का एंगल है बीटा, तो tan के साथ जाएगा बीटा। तो अब बड़े ध्यान से देखिएगा, tan बीटा बराबर tan होता है P/B। अब देखो फिगर के हिसाब से ये पूरा P है। अब ये जो परपेंडिकुलर है क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से यहां तक सर x प्लस h है और उसमें h को और जोड़ दीजिए सर, इतनी दूर x प्लस h, इसमें h को और जोड़ दीजिए। तो x प्लस h में h को और जोड़ दिया सर, तब जाके ये पूरा परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी कि x प्लस 2h क्या हो गया सर, x प्लस 2h हो गया। ये सभी को क्लियर हुआ कैसे लिखा? तो P/B बेस इसके लिए यही है सर जिसको हमने y माना है, तो बाई y यहां पे लिख लिया है सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि ये जो कॉमन साइड है ये हम अपने जरूरत के लिए लेते हैं, अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल होता नहीं है, तो अपने इसी वेरिएबल को यहां पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे सर। तो इसी वेरिएबल y को दोनों इक्वेशन से हम गायब करते हैं सर और एक फाइनल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां से y निकाल के यहां पे पुट कर दो सर, तो y से इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ जाएगी और हो सकता है ये भी निकल के आ जाए सर। देखते हैं। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूं सर, तो y को उधर भेज दूंगा, tan अल्फा को इधर भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा y बराबर x डिवाइडेड बाई tan अल्फा, ये बन जाएगा सर। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y के बदले।
तो मेरे पास आ जाएगा tan बीटा बराबर x प्लस 2h डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में y के बदले x डिवाइडेड बाय tan अल्फा। ये हो जाएगा सर। इतना सभी को क्लियर है होना चाहिए। अब समझिएगा बात को। सर ये जो पूरी इक्वेशन है किसके टर्म्स में है? तो कहोगे सर ये जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई है ना, ये एक्स एच अल्फा बीटा के टर्म्स में है। ये एक्स एच अल्फा बीटा के टर्म्स में। ठीक, आपको क्या निकालना है सर? आपको ये पूरी हाइट निकालनी है, और ये पूरी हाइट जो है सर ये x प्लस एच है। अब समझिएगा बात को। सर ये x आपको नहीं चाहिए, कुल मिला के आपको यही x तो कैलकुलेट करना है। समझिएगा बात को। सर आपको अपने रिजल्ट में x नहीं चाहिए, आपको अपने x ही को तो रिप्लेस करना है इस तरीके से कि जब आप पूरी हाइट निकालो तो पूरी हाइट ये निकल के आए। तो इससे मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर यहां से मैं अपना x निकाल लेता हूं तो मेरे x की वैल्यू h अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएगी। समझिएगा बात को। यहां से अगर मैं x निकाल लेता हूं तो मेरे x की वैल्यू h अल्फा बीटा के टर्म्स में आ जाएगी, और यहां पे जब मैं x प्लस एच करूंगा तो पूरी कहानी h अल्फा बीटा के टर्म्स में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। काम हो जाएगा सर, लग जाओ काम पे। यहां पे तो यहां पे x की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, निकालने की कोशिश करते हैं सर। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो tan अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan बीटा बराबर, यहां ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 2h, यहां पे ये tan अल्फा मल्टीप्लाई में चला गया सर नीचे से, डिवाइडेड बाय नीचे बचा है आपका x। ये सभी को क्लियर है? मुझे क्या निकालना है सर? x निकालना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका x tan बीटा बराबर, इस तरफ क्या हो गया tan अल्फा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2h है सर। ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो गया x tan बीटा, ये हो गया x tan बीटा बराबर यहां पे x tan अल्फा और यहां पे प्लस 2h tan अल्फा। यही हो जाएगा सर यहां पे। इतना सभी को क्लियर है? तो x वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फा, प्लस वाला टर्म इधर आएगा, माइनस के साथ आ जाएगा सर, बराबर 2h tan अल्फा हो जाएगा। यहां से अगर x को कॉमन निकाल लेंगे सर तो ये बन जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर इस तरफ आपका 2h tan अल्फा हो जाएगा सर। x निकालने के लिए इस पूरे टर्म को इस तरफ भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा सर, तो ये बन जाएगा x बराबर 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो मेरा जो x है सर वो h अल्फा बीटा के टर्म में आ गया है, और मुझे पता है कि मुझे x प्लस एच कैलकुलेट करना है। तो अगर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करेंगे सर तो पूरी कहानी h अल्फा बीटा के टर्म में अपने आप आ जाएगी। इतना पहले नोट डाउन करो। तो ये मेरा जो है सर x निकल के आ गया। अब इसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली मुझे क्या निकालना है सर? मुझे ये निकालना है कि मेरा क्लाउड कितनी हाइट पर है। तो मेरा जो क्लाउड है सर ये x प्लस एच हाइट पर है सर। x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, पुट कर दो। तो यहां से पुट करेंगे सर तो ये हो जाएगा 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा और यहां पे प्लस h हो जाएगा सर। अब दोनों ही एक्सप्रेशन से h को कॉमन निकाल लूंगा, तो h को कॉमन निकालेंगे सर तो यहां पे मेरे पास क्या बच जाएगा? यहां पे मेरे पास बच जाएगा सर 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा और इस तरफ सर प्लस 1 बचेगा क्योंकि आपने h को कॉमन निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, तो ये हो गया आपके पास h। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल एलसीएम की बात करते हैं। तो ओवरऑल एलसीएम हो जाएगा सर tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हो गया सर ओवरऑल एलसीएम। ऊपर यहां से क्या हो जाएगा? यहां से तो 2 tan अल्फा ही रहेगा सर, इस तरफ प्लस, अब ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सर ये हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हो जाएगा सर यहां पे ब्रैकेट के अंदर। इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे फाइनली जब मैं सॉल्व करूं सर तो मैं बोल दूंगा कि ये आ रहा है h ब्रैकेट के अंदर, देखो 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, कितना बचा सर? tan अल्फा बचा है। तो tan अल्फा और यहां पे क्या है सर? प्लस tan बीटा है सर, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है? tan बीटा माइनस tan अल्फा बचा है। तो अब tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखो या फिर आप tan बीटा प्लस tan अल्फा लिखो सर, एक ही बात है, कुल मिला के मतलब वही है सर। तो ये मेरी
काम की हाइट निकल के आई है और यही मुझे प्रूव करना था। देखिए मुझे यही प्रूव करना था कि ये जो हाइट आएगी ये निकल के आएगी h ब्रैकेट के अंदर tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा। प्रूव कर लिया सर, तो हेंस प्रूव्ड। फटाफट इसको यहां पे नोट डाउन करिए, बहुत प्यारा सवाल, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फटाफट बोर्ड छोड़ दे रहा हूं, नोट डाउन करिए। क्लियर है सभी को कहानी? कहानी सभी को समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो ये जो हमने अप्रोच सीखा ना सवाल का, ये तब सीखा सर अगर ज्यादा मार्क्स में सवाल आ जाए। अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में सवाल आ जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, तब कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से ध्यान दीजिएगा सर, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या रहेगा यहां पे? तो सर इस टाइप का जो फिगर है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, इसकी एनालिसिस ऑलरेडी हम सीख के आ रहे हैं। याद करिए, इसी को घुमा दोगे सर तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ये दूरी यहां से यहां तक d1 हो जाएगी। इस दूरी को अगर मैं d2 बोल देता हूं, इसको h बोल देता हूं, d1 के साथ यहां अल्फा बोल देता हूं, बीटा बोल देता हूं, तो सीधे एक एक्सप्रेशन जानता हूं सर, और एक्सप्रेशन ये कहता है कि d1 प्लस d2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा h ब्रैकेट में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। याद करिए, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। और इसमें अब इसको सेट करते, ध्यान से सुनिएगा। देखो ऑलरेडी अल्फा बीटा का इस्तेमाल हो गया है, इसी वजह से डैश डैश दे के सब कुछ लिख लेता हूं। तो d1 डैश, d2 डैश, बीटा डैश, अल्फा डैश, h डैश। तो फॉर्मूला भी उस हिसाब से डैश 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 करके कर दिया सर। क्लियर हो गया? अब यहां पे चीजों को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये d1 फिगर से मैच करिए क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर कि यही पूरा का तो पूरा क्या है सर, मेरा d1 है। यानी कि ये d1 कितना है सर? ये d1 जो है ये x प्लस h है। ये d1 है सर आपका फिगर के हिसाब से x प्लस h यानी कि x प्लस 2h। पुट कर दीजिए यहां पे, तो d1 के बदले आप लिख सकते हो सर x प्लस 2h प्लस d2 डैश। अब देखो फिगर के हिसाब से यही पोर्शन d2 है जिसको आपने x माना है सर, तो यहां पे एक और x डाल दिया, बराबर यहां पे h डैश। अब देखो यही मेरा h डैश है जिसको मैंने y माना था, तो इसको फिलहाल y रहने देते हैं। अब यहां पे ब्रैकेट में थोड़ा देखिए, अल्फा डैश बीटा डैश। सर ये वाला एंगल अल्फा डैश होता है, यानी ये वाला एंगल अल्फा डैश है। अब देखो यहां पे अगर आपको यहां का एंगल पता है तो ये नहीं निकालोगे? बिल्कुल सर, क्योंकि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो यहां से मैं कह दूंगा सर कि अल्फा डैश हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अगर ये बीटा है सर तो ये दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो इसके टर्म्स में ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस बीटा हो गया सर। तो यहां पे अल्फा डैश के बदले लिख लूंगा कॉट 90 माइनस बीटा। ये सभी को समझ में आया? आना चाहिए। आगे सर प्लस, अब यहां जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूं कॉट। ध्यान दीजिएगा फिर से, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ सर। सर इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री, इसी एंगल को फिगर के हिसाब से बीटा डैश बोला गया है सर। तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा डैश, हम जानते हैं सर 90 डिग्री, तो बीटा डैश को अल्फा के टर्म में निकाल लेंगे 90 माइनस अल्फा। तो बीटा डैश कितना हो गया सर आपका? 90 माइनस अल्फा हो गया। पुट कर दीजिए, तो यहां सर 90 माइनस अल्फा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं सर। तो ब्रैकेट खोलोगे तो x प्लस 2h प्लस x, तो x मिलके 2x बन जाएगा सर। तो 2x प्लस 2h आ गया यहां पे, बराबर इस तरफ कितना हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे इसको लिख लेते हैं, ये हो गया सर आपका 2x प्लस 2h, बराबर इस तरफ आ जाएगा सर आपका y। अब देखो ध्यान दीजिएगा, अपने कंसेप्ट के लेक्चर से मैं बता दूंगा कॉट 90 माइनस बीटा हो जाएगा सर tan बीटा, और यहां पे कॉट 90 माइनस अल्फा हो जाएगा सर tan अल्फा। क्लियर हो गया? सभी को क्लियर होना चाहिए सर। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली निकल के आ चुका है। इसको समझने में किसी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए सर। ठीक, अब देखो यहां पे मुद्दे की बात, आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है x प्लस h क्या होगा। तो यहां पे x प्लस h मुझे छिपा हुआ मिल रहा है, मुझे दिख रहा है सर अगर 2 को कॉमन निकाल लूंगा तो x प्लस h कुल मिला के मेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां पे भी सोचने का अप्रोच वही रहने वाला है कि इस हाइट को निकालने के लिए अगर मैंने x को निकाल लिया h अल्फा बीटा के टर्म में तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो यहां पे एक्स्ट्रा क्या है, सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा y है जो कि मेरे काम का नहीं है, तो y हटाने की कोशिश करेंगे। y कैसे हटाएंगे, दिमाग लगाइए। तो यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में सिंपली अपने
tan थीटा का इस्तेमाल कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा y एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे सर? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो अपने अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात कर लूं तो मैं बोल दूंगा सर कि जो tan अल्फा होगा वो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y। तो मैं y को x और अल्फा के टर्म में ले आऊंगा सर। तो यहां से मैं बोल दूंगा y बराबर कितना हो जाएगा आपका? y बराबर x बाई tan अल्फा हो जाएगा सर। ये मैं बोल दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा सर तो यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 2h। इस तरफ आपका हो गया y के बदले x डिवाइडेड बाई tan अल्फा, और यहां पे ब्रैकेट में आ रहा है tan बीटा प्लस tan अल्फा। क्लियर हो गया सर? ये मेरे पास यहां पे ब्रैकेट में निकल के आ रहा है। पहले इतना नोट डाउन करिए। अब देखो आगे चलते हैं। अब यहां पे जगह खत्म हो गई है तो एक काम करते, ऊपर का ये इरेज कर देते हैं। ठीक है सर, जगह खत्म हो गई तो इसको इरेज कर दिया। अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। देखो सर, इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो यहां पे बोल दूंगा 2x प्लस 2h बराबर इस तरफ सर x। अब देखो इस tan अल्फा को दोनों को दे देता हूं, तो अगर दोनों को दे दूंगा सर तो ये बन जाएगा tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। सही बात है सर। और इस tan अल्फा को इसको भी दे दूंगा तो प्लस tan अल्फा बाई tan अल्फा, यानी कि 1 हो जाएगा सर। ये स्टेप सभी को समझ में आया? यहां पे बिल्कुल आना चाहिए। ये सभी को क्लियर हुआ? यहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखो सर, यहां पे आपको यहां से x निकालना है सर। x निकालना आपका एम है। तो यहां पे अब x के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक से ध्यान से सुनिएगा सर। तो देखो मैं क्या करता हूं, x वाले टर्म को इस तरफ भेज देता हूं। तो यहां पे मेरे पास बच गया 2h बराबर, यहां पे पहले से x ब्रैकेट में tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस 1 है सर। ये 2x का टर्म उस तरफ जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा सर। तो अब मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं। तो 2h बराबर यहां से अगर मैं x को कॉमन निकाल दूंगा तो यहां पे बचा है सर tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा, यहां पे बचा प्लस 1। अब देखो x कॉमन निकल गया तो यहां पे बचा है -2, ये बचा है सर। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे नीचे, तो इस x वाले को पहले लिख लेता हूं। तो x ब्रैकेट में क्या क्या बचा है सर? tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस 1 -2 -1 हो जाएगा सर। बराबर इस तरफ क्या बचा हुआ है सर? 2h बचा हुआ है। तो यहां से मैं x बता सकता हूं। x क्या बोल दूंगा, इसको उस तरफ भेज दो। तो x बराबर हो जाएगा सर यहां पे 2h डिवाइडेड बाई, ये पूरा टर्म x के साथ मल्टीप्लाई में है सर, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा -1। क्लियर हो गया सर? इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे सर यहां पे तो ये बन जाएगा यहां पे 2h डिवाइडेड बाई, यहां डिनोमिनेटर में tan अल्फा हो जाएगा, यहां ऊपर में tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा सर। ये सभी को क्लियर हुआ? ब्रैकेट क्लोज होल। अब देखो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ये tan अल्फा ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये tan अल्फा कुल मिला के ऊपर चला जाएगा, तो सीधे मैंने लिख लिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है सॉल्व होने के बाद, ये x की वैल्यू आ रही है सर। क्लियर है? अब x आ गया है तो x प्लस एच भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो हाइट है सर ये x प्लस एच है। तो मान लो इसको h प्लस एक्स लिख लेता हूं। तो सर h प्लस एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं सर। तो 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा सर। यहां से h को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस यहां पे 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है सर? इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे यहां पे तो देखिएगा h बाहर में कॉमन है, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में सर tan बीटा माइनस tan अल्फा, उसके बाद प्लस 2 tan अल्फा, यहां पे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सर tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा सर। h यहां देखिए ऊपर 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, 1 tan अल्फा बच गया, तो ये बन गया है सर आपके पास tan बीटा प्लस 1 tan अल्फा जो बचा था डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले अप्रोच से भी रिजल्ट आ गया। तो दोनों तरीके से बढ़ सकते हैं सर। तो मजा आया? कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। बहुत उम्दा सवाल और आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत तगड़ा सवाल सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां पे जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का थोड़ा सा कंटेंट में आपको फ्री में देके बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगे। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।